मेरे सभी नवीन दर्शकों, मेरा आपको सादर नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा, होरोस्कोप एनालिसिस्ट, आज एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किसी होरोस्कोप के चार्ट को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। आज डिपार्टमेंट से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके लिए मैंने उनका कुंडली विश्लेषण करना चुना है। 68 इयर्स की लाइफ में व्यक्ति अपने सभी अनुभवों को अपना शेयर कर सकता है और हमें पता चल सकता है कि कैसे उसके साथ घटनाएं उसकी लाइफ में घटी हैं और उसके माध्यम से हम उस कुंडली को सटीक एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि आज हमारे सामने विद्यमान है। के ट्रांसपोर्ट विभाग से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगल के साथ शुरू की, मगर एक संपूर्ण वर्चस्व के साथ अपनी लाइफ को जिया है। अब हम जानते हैं इनकी कुंडली के बारे में। सिंह लगन की देखिए ये कुंडली शुरू होती है। किसी भी होरोस्कोप को एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले लग्न को देखना पड़ता है कि हमारा लग्न कौन सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली बनती है 5 नंबर, जहाँ पर सिंह लगन यहाँ पर स्थिर लगन है। जब भी लगन स्थिर होता है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को एक स्थिरता पूर्वक करते हैं। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण लाइफ में एक निश्चित कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने जब अपनी जॉब की शुरुआत करी तब से लेकर के और अंत तक ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही गवर्नमेंट के विभाग में अपना कार्य करते रहे। मगर लग्न के स्वामी सूर्य यहाँ पर द्वादश अवस्था में जाकर के चर राशि में बैठ गए हैं, जिसका मतलब क्या है कि डेस्टिनी ने इनको निर्धारित किया कि आपको कार्य तो स्थिर मिलेगा, मतलब आप कार्य तो ये कर पाएंगे, परंतु आप चर अवस्था में उस कार्य को करेंगे, मतलब आपको बहुत घूमना फिरना पड़ेगा। जब भी लग्न का स्वामी छठे, 8वें और 12वें अवस्था में चला जाता है कि आपकी लाइफ स्ट्रगलों से भरी हुई रहेगी। आप लाइफ में सब कुछ अचीव करेंगे या नहीं करेंगे यह अन्य ग्रहों पर निर्भर करेगा, मगर लग्न जब भी छठे, 8वें, 12वें घर में चला जाता है तब उस अवस्था में हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह व्यक्ति की लाइफ कठिनाई से परिपूर्ण होगी। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर इन्होंने अपना ट्रांसफर हुआ है तब भी इन्होंने अपने गृह स्थान से 100 किलोमीटर दूर भी आना जाना रखा है। यह स्थिति दी है सूर्य ने, जो कि चर अवस्था में बैठ गए हैं। जैसा कि वृतांत इन्होंने हमें सुनाया है, इन्होंने बताया कि बचपन में ही इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ गया था। अब हम उस अवस्था को देखते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। माता का कारक चंद्रमा होता है और पिता जो होते हैं और सूर्य जो होते हैं वो पिता के कारक होते हैं। अब आप देखिए, दोनों चंद्रमा और सूर्य दोनों ही 12वें घर में चले गए हैं। 12वां घर जिसको कि हम बोलते हैं यह नाश का घर है, यह विनाश का घर है। इसका मतलब इन्होंने सूर्य और चंद्रमा दोनों को साया इनके ऊपर से उठा लिया। मगर हर कुंडली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ और विशेष बात क्या हो गई है कि यहाँ पर लग्न के अंदर जो शनि बैठे हुए हैं और 11वें घर में जो मंगल बैठे हुए हैं, दोनों पाप कर्त्री दोष बना करके सूर्य और चंद्रमा को भी पाप कर्ती में लेकर के आ गए हैं, जिसके कारण से सूर्य एक तो 12वें घर में, चंद्रमा एक तो 12वें घर में, माता का कारक 12वें घर में, पिता का कारक 12वें घर में, और दोनों पाप कर्तृ दोष से पीड़ित होने के कारण से इनके साथ ऐसा होना निश्चित हुआ। ऊपर से एक तीसरी और कुदृष्टि राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण से ग्रहण दोष, सूर्य के राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर करने के कारण से ग्रहण दोष होने के कारण से इनको यह तकलीफ आई, क्योंकि इनको सूर्य का ग्रहण लग गया और इधर चंद्रमा का ग्रहण लग गया। और सूर्य चंद्रमा जब आपस में बैठ जाते हैं तब उसको अमावस्या दोष भी बोलते हैं। अमावस्या दोष में जन्मा व्यक्ति जनरली अपने आप को असहाय या कमजोर महसूस करता है कुछ परिस्थितियों में, और थोड़ा सा डरपोक भी बनाता है। मगर यह स्थिति इनके साथ जो है
बचपन में ही हो चुकी सूर्य और चंद्रमा के। यह राहु जब भी सूर्य और चंद्रमा को देता है, बाकी किसी ग्रह को अगर राहु देखते हैं तो उसके अनुसार कार्य करते हैं, पर यहाँ सूर्य और चंद्रमा से वह कभी भी दोस्ती नहीं करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ हमेशा वो वैमनस्य का स्वभाव रखते हैं, जिसके कारण से कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा जब भी राहु के साथ होते हैं या राहु को देख ले हैं तो ग्रहण लगा देते हैं। ग्रहण का मतलब है हमारे खुशियों में आकस्मिक कुछ घटना घट करके उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाना। कौन सा इनकी कुंडली में योग बना है जिसके कारण से इन्होंने एक क्लर्क से शुरुआत करके IAS PCS की रैंक से रिटायर लिया। आइए हम देखते हैं कुंडली में कैसे के योग बने हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये देखिए कि शुक्र इनके लग्न में मौजूद हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शुक्र यदि 12वें घर में हो, लग्न में हो या द्वादश या द्वितीय स्थान में हो, तब वह व्यक्ति को पूर्ण विलासिता का सुख देता है, गाड़ी देता है, बंगला देता है, धन देता है। मतलब शुक्र वैभव का कारक प्लेनेट है और शुक्र ने अपना काम पूरा किया है और उसने इनको वो सब सुविधाएं संपन्नता दी हैं जो कि एक व्यक्ति को लाइफ में आवश्यकता होती है। परंतु साथ में यहीं पर शुक्र तृतीय घर के स्वामी भी बनते हैं और दशम घर के स्वामी भी बनते हैं जो कि लग्न में बैठे हैं। जब भी कोई प्लेनेट तृतीय घर का होकर के लग्न में मौजूद होता है तो यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ेगा। और जब भी दशम घर का स्वामी लग्न में बैठ जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि वह ऊंचे पद को जाएगा। तो ये दोनों चीजें, चूंकि दोनों का स्वामी शुक्र बनता है, एक ही प्लेनेट बनता है, तो दोनों चीजें इनके साथ घटी हुई कि अपने बलबूते पर उच्च अवस्था को प्राप्त इन्होंने किया। और जो किसको प्राप्त कराया, यहाँ पर प्लेनेट कोई भी हो सकता है। दशम घर का स्वामी यहाँ पर शुक्र की जगह कुछ और भी हो सकता है और यहाँ पर तृतीय घर का स्वामी कोई और भी हो सकता है, मगर अगर वो अवस्था बनती है तो यह मान लेना चाहिए कि वह जीवन में वो सब तरक्की अपने बलबूते पर प्राप्त करेंगे। तो आइए संतान भाव के बारे में अब हम बात करते हैं, जिसमें कि हम D7 चार्ट का एनालिसिस करेंगे। D7 चार्ट जो होता है वह कुंडली का संतान भाव होता है। इनकी कुंडली में देखिए D7 चार्ट में जो प्रथम संतान का भाव पंचम भाव होता है, वहां शुक्र की राशि विद्यमान है और शुक्र की राशि यहाँ पर नवम स्थान में नीच की हो गई है। ये तो शुक्र जो होता है स्त्री कारक प्लेनेट है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर प्रथम संतान स्त्री का होना निश्चित है। साथ में वह नीच के हो गए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी संतान का भाव का स्वामी नीच का हो जाता है तो वहाँ स्त्री संतान होती है, और जब वह एग्जल्टेड कंडीशन में होता है या उच्च की अवस्था में होता है तो वहाँ मेल संतान होती है। एक तो स्त्री का स्वामी शुक्र बनते हैं, ऊपर से नीच के हो, जिससे कि यह हमें निश्चित हो गया कि यहाँ पर स्त्री होना तय है। ऊपर से होते हैं वो केतु के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जब भी केतु के साथ बैठते हैं या शुक्र के साथ या स्त्री प्लेनेट के साथ कोई भी प्लेनेट राहु या केतु में से बैठ जाता है तो वह उनकी छाया ले लेता है। यहाँ पर केतु ने शुक्र जो स्त्री प्लेनेट है उनकी छाया लेकर के नवम दृष्टि पुनः पंचम अवस्था में होने के कारण से यह होना निश्चित हुआ कि यहाँ पर स्त्री संतान होगी, क्योंकि किसी भी एंगल से कहीं से भी कोई मेल प्लेनेट की पंचम पर दृष्टि नहीं है, जिसके कारण से हम यह कह सकते हैं कि प्रथम संतान स्त्री संतान है। द्वितीय संतान जो बनती है वह इसकी छोटी भाई बहन जो कि तीसरा घर होता है, वह यहाँ इस कुंडली में सप्तम भाव बनता है, जो कि इस घर से पुनः 1 2 3 अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर यह द्वितीय संतान का घर बनता है। अब देखिए द्वितीय संतान के घर के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जहां पर गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। और मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं कि जब भी संतान के भाव में या संतान के भाव का स्वामी उच्च का होकर के बैठता है तो वह इंडिकेट करता है कि वह मेल चाइल्ड प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रथम अवस्था में प्राप्त चला कि यहाँ पर मेल चाइल्ड का होना तय है। दूसरी अवस्था देखिए कि यहाँ पर राहु की
पंचम दृष्टि पड़ रही है और राहु यहाँ पर सूर्य की ग्रहण लेकर के, मतलब सूर्य की छाया लेकर के पड़ रही है, जो कि सूर्य मेल प्लेनेट है और राहु उसका छाया बन करके सूर्य के समान यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके कारण से हमें पुनः इंडिकेट होता है कि यहाँ पर पुनः मेल प्लेनेट, मेल चाइल्ड होने का इंडिकेशन आता है। चूंकि राहु यहाँ पर बुध के साथ भी बैठे हुए हैं, तो बुध का भी वह वर्चस्व लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि नपुंसक प्लेनेट है। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी दो मेल प्लेनेट की दृष्टि और नपुंसक प्लेनेट की दृष्टि होती है तो वहाँ पर मेल प्लेनेट हावी होते हैं, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, यहाँ पर इनको द्वितीय संतान जो हुई वह मेल चाइल्ड हुई। अब देखिए कि यहाँ पर गुरु उच्च के होने के कारण से हमें क्या पता चलता है कि जब यह बच्चा पैदा हुआ तब इस घर में धन संपदा, धन की बहुत अतिशय वृद्धि हुई, क्योंकि गुरु जो बनते हैं वो धन के कारक बनते हैं, और उन्होंने इस घर में धन की वर्षा करी और इनके साथ हुआ भी ऐसा ही। आइए हम देखते हैं कि द्वितीय संतान के साथ ऐसे क्या ग्रह दृष्टि पड़ी जिसके कारण से वह अपनी पूर्ण आयु नहीं जी सका। यहाँ पर देखिए कि इस घर के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं, इस बच्चे के घर के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं, वह एक शत्रु राशि में पहुंच गए हैं, मंगल की राशि में पहुंच गए हैं, जो कि एक वीक पॉइंट है। यहाँ के स्वामी चंद्रमा पर पुनः शनि की सप्तम दृष्टि होने के कारण पॉइंट, और शनि पुनः अपनी 10वीं दृष्टि से संतान के भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण से शनि की यह दृष्टि न केवल संतान भाव के ऊपर बल्कि संतान के स्वामी के ऊपर भी होने के कारण से यहाँ पर शनि जी ने यह नेगेटिव दिया। दूसरा देखिए कि यहाँ पर राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर संतान के लिए यह नेगेटिव काम किया, जिसके कारण से यहाँ पर इनको इस मेल संतान का सुख नहीं भोगना पड़ा। इसी तरह से अगर हम क्रियाबद्ध कर्म में अगर हम देखते हैं तो हमें संतान भाव का पता चलता है कि इसके बाद हमारी कौन सी संतान होगी, उसका कैसा भाग्य होगा, उसके बाद से हमें कौन सी संतान होगी, उसका कैसा भाग्य होगा। और इसी प्रक्रम में हमने चलते हुए देखा कि यहाँ पर पहली कन्या संतान आती है, दूसरी यहाँ पर मेल संतान आती है, तीसरी जैसा कि मैंने आपको पुनः बताया कि शुक्र नीच के होने के कारण से बैठे हैं तो वह कन्या संतान देते हैं, और जब भी कोई प्लैनेट उच्च के होकर बैठते हैं तो मेल संतान देते हैं। तो यहाँ पर पुनः उन्हें शुक्र के नीच के होने के कारण से कन्या संतान मिली। पर इस संतान के भाव पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रहण दोष की दृष्टि पड़ी हुई है, राहु को शुक्र से शुक्र पर पड़ी हुई है, शुक्र केतु के साथ बैठे हुए हैं, बुध भी। इसी तरह से अगर हम तृतीय में यहाँ देखते हैं और यहाँ से पुनः तृतीय देखते हैं तो यह दो और फीमेल चाइल्ड होने के बाद से पुनः यहाँ पर सूर्य मीन राशि में बैठे हुए हैं। एक तो सूर्य मेल प्लेनेट है और गुरु जो बनते हैं वो भी मेल प्लेनेट हैं, और अपनी नवम दृष्टि से पुनः अपने घर को देख रहे हैं, जिसके कारण से इन्हें यह मेल संतान प्राप्त हुई। भाव में जहाँ पर कि गुरु बैठे हुए हैं, छठा घर होता है हमारा रोग का, ऋण का और शत्रु का। यहाँ पर छठे घर में गुरु विराजमान है, जो कि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। गुरु जब भी नीच राशि में छठे घर में बैठ जाते हैं तो वह पेट संबंधित रोग देते हैं, पेट से संबंधित कोई परेशानी देते हैं। और इनके इंटेस्टाइन, जैसे हमारे इनसे डिस्कशन हुआ, बात हुई, हमें पता चला कि इनको आंतों से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं और जो अभी भी विद्यमान हैं। यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि गुरु कहीं भी अगर नीच की अवस्था में बैठ जाते हैं, जो कि गुरु यहाँ पर शनि की अवस्था में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में ही गुरु नीच की राशि होते हैं, तो यह इंडिकेट करता है शनि चूंकि वृद्ध अवस्था के स्वामी हैं और गुरु धन के स्वामी हैं और वहाँ पर वो नीच के हो गए हैं, जो यह इंडिकेट करते हैं कि आपको अपनी वृद्ध अवस्था के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। गुरु यहाँ पर बैठने के कारण से वृद्धावस्था में थोड़ी धन की तकलीफ देंगे। अब हम बात करते हैं शनि जी की, जो कि शनि जी महाराज रोग घर के स्वामी बनते हैं, जो कि लगन में बैठ गए हैं और सप्तम घर के स्वामी बनकर के भी पुनः लगन में बैठ गए हैं। तो इसका कारण इनको रोग दिया, रोग का स्वामी लगन में आकर के बैठने का मतलब है कि रोग जो होते हैं वह आपके लग्न को लग गया, मतलब इस व्यक्ति को रोग का लगना निश्चित हुआ।
और शनि हमने जनरली देखा है जब भी सिंह राशि में बैठ जाते हैं और उस राशि का स्वामी सूर्य अगर प्रताड़ित अवस्था में है तो जनरली हार्ट संबंधित बीमारियां देता है, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है। हृदय के कारक पर राहु की दृष्टि जो कि ग्रहण दोष लगा रही है सूर्य के ऊपर, जो कि हृदय के कारक हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपका हार्ट वीक होने जा रहा है। तो हार्ट संबंधित मैं बीमारी दूंगा, क्योंकि ये रोग घर के स्वामी भी बनते हैं, कि अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जो यह बताते हैं कि वह सप्तम भाव को कभी भी नहीं बिगाड़ेंगे। सप्तम भाव होता है मैरिज का, सप्तम भाव होता है पत्नी का, सप्तम भाव होता है साझेदारी का, सप्तम भाव होता है व्यापार का। इन सबके स्वामी शनि पुनः अपनी सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि सातवें घर से रिलेटेड ये किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं करेंगे। परंतु शुक्र के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि, तो शुक्र पूर्ण दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं, मतलब शनि जी के घर को देख रहे हैं, जो यह इंडिकेट करते हैं कि इनकी पत्नी सुंदर होगी। न केवल सप्तम भाव के स्वामी शनि शुक्र के साथ बैठे हैं, बल्कि शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव के होने के कारण से हमें यह पता चलता है कि इनकी पत्नी सुंदर, सौम्य और सौभाग्यशाली होंगी। कौन सा प्लेनेट योग कारक बनता है? अब देखिए यहाँ पर चतुर्थ घर के स्वामी, जहाँ पर 8 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ के स्वामी मंगल बनते हैं और भाग्य के स्थान के स्वामी भी मंगल बनते हैं। तो जिसके कारण से हमें क्या पता चलता है कि इनकी कुंडली में मंगल योग कारक प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि जब भी केंद्र घर के स्वामी और त्रिकोण घर के स्वामी का आपस में संबंध हो जाता है तो वह योग कारक प्लेनेट बन जाता है। यहाँ पर मंगल चतुर्थ घर के स्वामी हैं और यहाँ नवम भाग्य स्वर के स्वामी मंगल बन करके इनकम के घर में बैठ गए हैं, जो कि एक अच्छा योग है। दी सब तरह की सुख सुविधाएं दी और भाग्य का साथ इनको मिला, जिसके कारण से मंगल इनकी कुंडली में योग कारक बनते हैं। अब वहीं पर देखिए कि केतु इनके दूसरे घर में विराजमान है, द्वितीय घर में केतु विराजमान है। द्वितीय घर होता है हमारा वाणी का, कुटुंब का, जुड़े हुए धन का, पैतृक संपत्ति का। इन 4 चीजों के स्वामी, इन 4 चीजों के घर पर केतु बैठे हुए हैं और केतु जहां बैठते हैं वहां से वियोग कराते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, उनको पता होगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को एनहांस करने के लिए या उस रिएक्शन को कम करने के लिए हम कैटलिस्ट डाल देते हैं। उस कैटलिस्ट का काम इतना ही होता है कि वह जो 2 केमिकल चीजें आपस में मिली हैं उनकी रिएक्शन तेज हो जाए या कम हो जाए। सेम काम केतु का और राहु का होता है। राहु जहां बैठते हैं वहां की रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और केतु जहां बैठते हैं वहां से वियोग करा देते हैं। तो देखिए सेकंड घर जो होता है वो जैसे मैंने बताया वाणी का, कुटुंब का, आपके जुड़े हुए धन संपत्ति का और पैतृक संपत्ति का होता है, और वहां से इन्होंने केतु ने अपना काम पूर्णतः किया। इन्होंने इनके पूरे पीएफ फंड को यूज करा दिया आज की अवस्था में, जो कि एक वृद्धा अवस्था में एक पीएफ फंड का काम करता है। केवल पेंशन के अलावा इनके पास आज के टाइम पर वो पीएफ का जुड़ा हुआ धन नहीं है, जो कि केतु ने अपना काम पूरा यहाँ पर किया। पैतृक संपत्ति भी इनके पास कुछ नहीं थी, क्योंकि केतु यहाँ बैठ करके कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं देता है। केतु यहां बैठ करके वाणी में विरोधाभास देता है, वाणी को थोड़ी सी कटु बनाता है, जिसके कारण से कुटुंब के ऊपर वाणी का कुप्रभाव यहां पर अधिकता देखने को मिलता है। यहां पर राहु अष्टम में कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं और ऊपर से राहु यहां पर ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। तो जिसके कारण से जैसे 1998 में जब इनकी सूर्य की महादशा चल रही थी, उसमें जब राहु की अंतर्दशा आई तब इन्होंने नौकरी से 1 साल के लिए घर पर विश्राम करना उचित समझा, बजाय इसके नौकरी करने के, क्योंकि इनको उस वक्त ग्रहण की दशा चल रही थी। राहु ने नौकरी से उस वक्त 1 साल के लिए वियोग करा दिया और इन्होंने मेडिकल लीव लेकर के घर पे बैठना उचित। राहु की महादशा क्या काम करेगी, क्योंकि राहु यहाँ से पंचम दृष्टि से एक तो मोक्ष के घर को देख रहे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से अपने कुटुंब के घर को देख रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से सुख के घर को देख रहे हैं।
तो जैसे मैंने बोला कि राहु यहाँ पर उन सब चीज़ों का, राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वो चीज़ ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ राहु बैठ कर के अध्यात्म को ग्रहण करेंगे। अध्यात्म को ग्रहण करने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति को तमाम सुख सुविधाओं से मुख मोड़ लेंगे और ये पुनः अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। ईश्वर के प्रति इनकी पुनः भक्ति बढ़ती चली जाएगी राहु के समय में। और चूंकि लग्न का स्वामी यहाँ पर मोक्ष के घर में बैठा हुआ है और राहु की इस पर पूर्ण दृष्टि है, ऐसा मोक्ष की प्राप्ति होती है। में द्वितीय घर के स्वामी बुध बनते हैं जो कि खर्च के घर में चले गए हैं। इनकम घर के स्वामी भी खर्च के घर में चले गए। ऐसे व्यक्ति कितना भी कोशिश अपने पर कर ले, अपने खर्चों पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता है। वह जितना कमाता है उससे ज़्यादा अधिक ही खर्च कर लेता है। तो जिसके कारण से यहाँ पर गुरु नीच के, हालांकि गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है, पर गुरु पुनः नीच के होने के कारण से वो शुभता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं जो कि शुभता उनको प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख करके धन भाव के स्वामी नाश भाव में और इनकम भाव के स्वामी भी नाश भाव में चले गए हैं। परंतु गुरु की दृष्टि ने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने मैक्सिमम इनका धन शुभ कार्यों में खर्च कराया है। जैसे कि इनसे डिस्कशन करके हमें वृत्तांत से पता चला है कि इन्होंने मैक्सिमम इनका जो भी जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा था वह बच्चों की शादियों में सभी लड़कियों की धूमधाम से शादी करने में खर्च किया है। भले ही आज इनके पास वो सब धन संपत्तियां नहीं हो, क्योंकि गुरु ने भी यहाँ पर अपना काम करना है, क्योंकि शनि वृद्ध अवस्था में है, वृद्ध अवस्था के स्वामी है, और वहां पर गुरु धन के कारक जब बैठ जाते हैं और वो नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण से वृद्धा अवस्था में धन की नीचता करना यहाँ पर गुरु का कर्तव्य बन जाता है। तो ये था इनकी कुंडली का एनालिसिस। अगर आप भी अपनी कुंडली का होरोस्कोप का एनालिसिस कराना चाहते हैं तब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का इसी तरह से पूर्ण एनालिसिस करके आपके जीवन के फ्यूचर के संबंधित वृत्तांतों को आसानी से समझा सकूंगा। नमस्कार।